हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। ह्यूएन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने इतिहास के 20 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस 20 लेक्चर में हमने मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिवल हिस्ट्री को खत्म कर लिया है या मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा 21वां लेक्चर होगा, 21st लेक्चर होगा और आज के शुरू के 2-3 मिनट में हम लोग पूरा मिडिवल हिस्ट्री को खत्म कर लेंगे, जो भी बचा हुआ है पार्ट। उसके बाद आज ही हम लोग पूरे लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर देंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करेंगे जहां से यूरोपीय कंपनियां भारत आनी शुरू होंगी या वास्को डी गामा भारत आना शुरू करेगा। तो जिसको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, जिसके एग्जाम में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता हो, वो यहाँ से भी लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, तो पीछे का लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो पीछे के 20 लेक्चर को कंप्लीट कर सकता है। मिडिवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया है मध्यकालीन, और अब से हम लोग आज से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत को शुरू करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग जैसे डीप में हमने मध्यकालीन भारत को पढ़ा है, वैसे ही हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ेंगे और फिर प्राचीन भारत को कंप्लीट करके हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे जीएस के सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। पहले देख लेते हैं जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है मिडिवल का। हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था मराठाओं के बारे में पढ़ना। मराठाओं और पेशवा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से जो बालाजी बाजीराव थे नेक्स्ट पेशवा ये बनते हैं और ये रहते हैं 1760 1740 से 1761 तक, मतलब 21 साल तक पेशवा रहते हैं। कौन? तो ये रहते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में 1749 में यानी कि 1749 में मृत्यु हो जाती है किसकी? साहू की। इसके पहले हमने देखा था कि छत्रपति साहू जी महाराज गद्दी पे बैठे थे और उन्हीं के शासनकाल में 1740 में गद्दी पे पेशवा बन के बैठते हैं। पेशवा कौन बनते हैं? तो याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव। और इन्हीं के शासनकाल में, मतलब जब बाजीराव पेशवा रहते हैं उसी के टाइम में 1749 में साहू की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के शासनकाल में, मतलब बालाजी बाजीराव जब पेशवा रहते हैं तो इसी टाइम पे 1761 में होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ये हमने कई बार देख लिया है तो अब तो आपको याद हो गया होगा। और इसमें मराठाओं की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो मराठाओं का आखिरी पेशवा था यानी कि लास्ट पेशवा था मराठाओं का, वो कौन था? तो याद रखिएगा, वो था बाजीराव द्वितीय। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा था कि बाजीराव फर्स्ट जो थे 1720 से 1740 तक वो पेशवा थे और आखिरी पेशवा जो रहेंगे मराठाओं के वो रहेंगे बाजीराव सेकंड। हालांकि इनके पास कुछ पावर बचती नहीं है, नाम का ये पेशवा रह जाते हैं क्योंकि अंग्रेज पूरी तरीके से उस टाइम पे हावी हो जाते हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक रहते हैं? तो याद रखना है आपको 1796 यानी कि 1796 से 1818 तक पेशवा कौन रहता है? बाजीराव सेकंड। तो ये लास्ट पेशवा रहेंगे। तो यहाँ पर हमने मराठा भी खत्म कर लिया। तो हमने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लिया, उसके बाद मुगल को पूरा कंप्लीट कर लिया, मुगल वंश को, और यहाँ पे हमने मराठा को भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमने पूरा मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर लिया है। आपको बता दें कि मैं एंशियंट पढ़ाने के बाद या पूरा जब हिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा तो लास्ट में आपको साउथ इंडियन हिस्ट्री, उसको भी 4-5 लेक्चर जो भी लगेगा, 2-3 लेक्चर, 4-5 लेक्चर, तो हम दक्षिण भारत का भी इतिहास पढ़ लेंगे क्योंकि वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने आधुनिक भारत को स्टार्ट करते हैं यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और ये हम लोग शुरुआत करेंगे वास्को डी गामा के आने से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर इन लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत क्या पड़ी, या ऐसा क्यों बोला जाता था कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। क्या उसके पहले भारत नहीं था? अगर उसके पहले भारत नहीं था तो फिर मुगल कैसे शासन कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत में कैसे शासन हो रहा था, या इसके पहले प्राचीन भारत में जो मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, ये सब कैसे शासन कर रहे थे, ठीक है। तो आज का हमारा जो शुरुआत है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, मतलब भारत में यूरोपियों का आगमन, किस तरीके से यूरोपीय भारत में आना शुरू किए। तो देखिए क्यों इनको जरूरत पड़ी। तो हुआ क्या था कि 1453 में उस्मानिया के जो सल्तनत थे, मतलब वो तुर्क थे, तो उन्होंने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। क्योंकि कुस्तुनतुनिया से ही भारत आने का मार्ग हुआ करता था। लेकिन जब जो तुर्क थे इन्होंने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, तो भारत के स्थल मार्ग बंद हो गए। मतलब वो जो स्थल मार्ग था पहले जिससे आया जाता था वो बंद हो गया, अब कोई रास्ता बचा नहीं। तो अब भारत के लिए नए मार्ग की खोज होने लगी। तो उसी क्रम में वास्को डी गामा ने क्या किया था, 1498 में वो भारत आया था और उसने क्या किया था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी तो वो कंप्लीटली गलत है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की किसने? बार्थोलोम्यो डियास। देखिए, बार्थोलोम्यो डियास नाम का एक आदमी था, उसने 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। अच्छा, ये केप ऑफ गुड होप क्या था? ये आप अफ्रीका के नीचे की तरफ जब जाएंगे, भारत आने वाला जो रास्ता है उसी के पास एक एरिया है, इसे ही केप ऑफ गुड होप बोला जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यो डियास ने की थी 1487 में। अब देख लेते हैं किस क्रम से कंपनियां आई थी, यूरोपीय कंपनियां भारत में किस क्रम से आई थी। तो याद रखिएगा, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी वो आई थी, पहले आई पोर्चुगीज, ठीक है, पहले पोर्चुगीज आए, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, फिर आए डेनिस डेनमार्क वाले, और फिर आए फ्रेंच। तो इस तरीके से 5 जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत आई, पहले पोर्चुगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनिस, फिर फ्रेंच। इस तरीके से आपको याद रखना है सीक्वेंस, क्योंकि कई बार आपको सीक्वेंस ही अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं 1492 में कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो ये भी आप पढ़ लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, या ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है अमेरिका की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है ये किसी कोलंबस ने। और कोलंबस कहाँ का यात्री था? तो याद रखिएगा, कोलंबस जो था ये इटली का यात्री था, ठीक है। और इसने अपनी यात्रा जो शुरुआत की थी ये की थी स्पेन से। तो स्पेन से इसने यात्रा की शुरुआत की थी और फाइनली इसने अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर दी थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें पढ़ना है जो काम की चीज है, पुर्तगाल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, जो पुर्तगाल का आना शुरू हुआ वो कब हुआ? 17 मई 1498 में पहली बार कोई यूरोपीय मतलब एक पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा, ये भारत में कैलिकट बंदरगाह पे पहुंचता है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, पोर्चुगीज था, ये केरल के कैलिकट बंदरगाह पे पहुंचता है, या कालीकट बंदरगाह भी इसको बोलते हैं। इसको आने में कितने दिन लगे थे? तो इसको अप्रोक्सीमेट 90 दिन लगे थे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि इसको लगभग 90 दिन लगे थे, ठीक है। किसको? वास्को डी गामा को। कहाँ पे आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह के पास आया था। उसके बाद ये जिस जहाज से आया था, तो इसके शिप का क्या नाम था, जहाज का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके शिप का नाम था साओ गैब्रियल, ठीक है। किस शिप से आया था, किस जहाज से वास्को डी गामा आया था? तो साओ गैब्रियल नामक जहाज से आया था। और जब ये भारत आया, केरल में आया, तो इसका स्वागत किसने किया? तो इसका स्वागत वहीं के एक शासक जमोरिन ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो ये किया था जमोरिन नामक शासक ने। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1498 में पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1498, यानी कि 1498। जब वास्को डी गामा भारत आया था उसी साल पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1499 में वास्को डी गामा काली मिर्च लेके वापस कहाँ गया? पुर्तगाल गया, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि भारत में मसालों का काफ़ी अच्छा बिजनेस है, भारत में मसाले जो हैं वो बेस्ट कैटेगरी के हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। तो वो यहाँ से भारत से काली मिर्च लेके गया, और जब वो अपने यहाँ ले जाके उसको बेचा तो उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। मतलब 1 रुपए का सामान उसने वहाँ पे 60 रुपए में बेचा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट था। और जब ये बात पता चली पुर्तगालियों को, तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि अपना एक दल भेजा इस बात की जांच करने के लिए, ठीक है। वास्को डी गामा की बातों की पुष्टि करने के लिए 1500 में पुर्तगालियों ने क्या किया, अपना एक दल भेजा, और जो कि भारत आए, और उन्होंने इस बात की चेक किया, इस बात को पुष्टि की, क्या ये सही कह रहा है कि यहाँ पे काली मिर्च जो ले गया था ये 1 रुपए का 60 रुपए में बिक रहा है, यहीं से ले गया है काली मिर्च, इतनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए वहाँ से पोर्चुगीज से आए थे काफ़ी लोग, और चेक करके वो जब गए तो उन्हें सही में पता चला हाँ ऐसा है। तो वापस से क्या हुआ कि उन्होंने भारत में बिजनेस करने की ठानी, और उन्होंने सोचा कि अब हम भारत में क्या करेंगे, चल के व्यापार करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आता है, और 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है कोचीन में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, आपसे पूछेंगे कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगी, तो आपको याद रखना है ये लगी थी कोची में। और उससे क्या होता था? मसालों का व्यापार होता था। बेसिकली ये लोग मसालों का व्यापार करने ही आए थे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वास्को डी गामा 1524 में तीसरी बार आता है भारत, ठीक है, और 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है कोची में। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? 3 बार आया था। वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो कोची में हुई।
वास्को डी गामा गवर्नर बन के भारत में कब आया था? तो 1524 में आया था। जब ये तीसरी बार भारत आया था तो ये गवर्नर बन के आया था, पुर्तगालियों का गवर्नर बन के आया था। चलिए अब और देखते हैं। इसके बाद जो पहला गवर्नर भारत में होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये कब से कब तक रहता है? तो 1505 से 1509 तक गवर्नर रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्या रहता है? पहला गवर्नर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं नीली जल नीति। ठीक है, नीली जल नीति। तो याद रखिएगा, नीली जल नीति अगर आपसे ये पूछता है किसने स्टार्ट किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने स्टार्ट किया था। या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किया था। इनसे रिलेटेड इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे जो गवर्नर थे। इसके बाद गवर्नर बनते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन बनता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये गवर्नर रहते हैं 1509 से 1515 तक, 6 साल के लिए गवर्नर बनते हैं। तो ये सेकेंड गवर्नर थे, जैसा कि हमने पहले ही बताया। पहला कौन था? तो पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आपको भूलना नहीं है, दूसरा जो गवर्नर बनता है वो बनता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। ठीक है, ये भारत में कब आया था? 1503 में आया था। और इसे पोर्चुगीज एम्पायर का वास्तविक फाउंडर बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जैसे आपने बहुत सारे मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत में भी देखे होंगे कि इसका वास्तविक संस्थापक कोई और होता है इस तरीके से। तो उसी तरीके से पहला गवर्नर तो कोई और था, लेकिन जो ओरिजिनल फाउंडर था, वास्तविक फाउंडर था, वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद देखिए, इसने 1503 में कोची में पहली फैक्ट्री खुलवाई और 1509 में इसने राजधानी जो है वो कोची में बनाई। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है पहली फैक्ट्री कहाँ पे खुली थी इन लोगों की, पुर्तगालियों की, तो कोची में खुली थी 1503 में। और 1505 में इनकी दूसरी फैक्ट्री जो खुली थी वो खुली थी कुन्नूर में। तो आपको दोनों याद रखना है, 1503 में पहली कोची में, दूसरा 1505 में कुन्नूर में। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी? कोची में शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, इसकी राजधानी थी कोची में। कब बनाया था? 1509 में। इसने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। मतलब बीजापुर का उस टाइम हेड कौन था, देखरेख कौन कर रहा था? वो था यूसुफ आदिल शाह। लेकिन उसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो भी गोवा में होती है। कहाँ पे? गोवा में इसकी मृत्यु होती है। इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी आपको बता देना है, अल्बुकर्क था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर बनेगा वो बनेगा नीनो डी कून्हा। नाम थोड़ा सा इन लोगों का अलग अलग है, तो आपको नाम याद नहीं रखना है। 2-3 बार लेक्चर को जब देखेंगे ना, लेक्चर देखिए आपके पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, जैसे लाइव लेक्चर जब भी हो रहा है 7:30 बजे, आजकल मेरा लेक्चर लाइव होता है यूट्यूब पे पर डे, तो आप 7:30 बजे लाइव देख लिया करिए। एक बार नोट्स बनाने के लिए आप दोबारा लेक्चर को डबल स्पीड पे करके देख लिया करिए, आपका टाइम भी बच जाएगा। 20 मिनट लेक्चर 10 मिनट देख लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे रोक रोक के बीच में। ठीक है, तो आपको डबल जब देख लेंगे ना, और ये काम आप 1-2 दिन के अंदर ही करिएगा। जैसे आज अभी लाइव देख रहे हैं, तो आज रात में या कल आप इसको फिर से देख के नोट्स बना लीजिए, और फिर 1 हफ्ते बाद देखिए। इस तरीके से बार बार लेक्चर को रिपीट करते रहिए, खुद ही आपके दिमाग में एक एक नाम बैठ जाएगा और आपको खुद ही ये सब बहुत ईजी लगने लगेगा। चलिए अब देखते हैं नीनो डी कून्हा के शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो नीनो डी कून्हा के शासनकाल के ही दौरान आपको पता होगा कि इसी टाइम पे हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ था। हमने बताया था 1532-33 के अराउंड जो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ था। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे कौन है पुर्तगाली शासक या पुर्तगाली गवर्नर? तो कौन है? नीनो डी कून्हा ही है। तो उस टाइम पे यही था गवर्नर। उसके बाद इसने 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। आपको पता होगा दमन और दीव, तो वही वाला दीव पे अधिकार किसने किया? नीनो डी कून्हा ने। कब किया? 1535 में। आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद इसने पुर्तगालियों का जो प्रमुख केंद्र था वो कोची से गोवा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, या फिर आपसे पूछे पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र कोची से गोवा किसने स्थानांतरित किया, तो नीनो डी कून्हा हो जाएगा। या फिर आपसे पूछे कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनी राजधानी कोची से गोवा शिफ्ट कर दी, स्थानांतरित कर दी, तो वो भी कौन था? नीनो डी कून्हा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके हमें बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को। शेयर तो जरूर करिए, शेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है।
हमने देखिए धीरे धीरे करके आपका मीडियल हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एसएससी सीजीएल रेलवे का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा पक्का, मेरा वादा है आपसे, अगर आपने ढंग से क्वेश्चन को या लेक्चर को फॉलो किया होगा तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं दोस्तों के साथ। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद जो गवर्नर बनेगा वो बनेगा गार्सियो दी नोरन्ना। कौन बनेगा? गार्सियो दी नोरन्ना। ये ज़्यादातर आपको ज़्यादातर जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो गार्सियो दी नोरन्ना बनता है अगला गवर्नर। इसने कॉर्टेज अरमेडा काफिला की शुरुआत की। अच्छा, ये क्या होता है कॉर्टेज अरमेडा काफिला? तो देखिए, कॉर्टेज का मतलब होता था परमिट, मतलब पास लेना, और अरमेडा का मतलब होता था शक्ति जो पास लेने के लिए बाध्य करती थी। मतलब देखिए फिर समझिए, कॉर्टेज आर्मेडा जो काफिला था या जो ये प्रथा थी, इसकी शुरुआत किसने की? गार्सियो डी नोरन्ना ने की। और इसका मतलब क्या होता था? मतलब क्या है कि अगर आपको समुद्री रास्ते से आना है तो उसके लिए आपको पास लेना पड़ेगा। तो यही पास लेने के लिए जो नियम फॉलो करना पड़ता था उसे बोलते थे कार्टेज आर्मेडा काफिला की शुरुआत। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी भी कहते थे। अगर आपसे ये पूछता है कि कौन से यूरोपीय खुद को सागर का स्वामी कहते थे, तो आपको बता देना है कौन थे, वो पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने पहले ईसाई धार्मिक न्यायालय की शुरुआत की। अगर ये पूछता है कि किस यूरोपियों ने पहले ईसाई न्यायालय की शुरुआत की, तो आपको वो भी बता देना है किस यूरोपियों ने की थी। तो याद रखना है ये किया था पुर्तगालियों ने। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कब किया था? तो याद रखना है 1560 में, यहाँ पे लिखा है। कहाँ पे? तो ये भी आपको याद रखना है, गोवा में इन्होंने ये शुरुआत की थी। ठीक है, भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद पुर्तगालियों ने हमारे यहाँ क्या क्या शुरुआत किया, इसको भी देखते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत कराई। किस चीज़ की? जहाज निर्माण की शुरुआत कराई। उसके बाद इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कराई, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने भारत में आलू, पपीता, तंबाकू, लाल मिर्च, काजू, इन सबको भी उगाने की शुरुआत कराई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या शुरू कराया। देखिए, इन्होंने जहाज निर्माण की शुरू कराई, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कराई, आलू, पपीता, तंबाकू, लाल मिर्च, काजू, उसके बाद मूंगफली, लीची, शरीफा, अनानास, बादाम, सुपारी, अफीम, इन सब की भी शुरुआत किसने कराई थी? तो ये भी कराई थी पुर्तगालियों ने। उसके बाद इन्होंने एक बुक या ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था औषधि ग्रंथ, और इसका प्रकाशन इन्होंने कराया था 1563 में। जब इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोला था भारत में, तो वहीं पे इन्होंने इस बुक का प्रकाशन भी किया था। कब किया था? 1563 में। उसके बाद इन्होंने 1540 में गोवा, 1573 में बारदे, और 1583-84 में सालसेट के मंदिरों को नष्ट भी करवाया था, क्योंकि ये अपने धर्म को भी बढ़ाना चाहते थे, क्रिश्चियन धर्म को आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कई सारे मंदिरों को भी नष्ट कराया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे भारत में वो कौन से थे, तो वो भी पुर्तगाली थे। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लास्ट में कौन गया था, कौन से ऐसे यूरोपीय थे जो सबसे बाद में भारत को छोड़ के गए थे, तो आपको याद रखना है ये भी कौन थे? ये भी पुर्तगाली थे। ये भारत को सबसे आखिरी में छोड़ के 1961 में गए थे, और 1961 में इन्होंने गोवा और दमन द्वीप को छोड़ा था। तो इस तरीके से पुर्तगालियों ने 1961 में गोवा और दमन और दीव को छोड़ा, और ये लोग लास्ट में, सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपीय थे, क्योंकि बाकी सब चले गए थे, सबसे आखिरी में यही गए थे। तो उम्मीद करता हूँ पुर्तगालियों से रिलेटेड आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप कहीं से किसी भी बुक से पढ़ेंगे या किसी के भी नोट से पढ़े, कहीं भी लेक्चर देख लीजिए, आपको इतने कम समय में इतना पॉइंट नहीं मिलेगा और इतना सारा ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आप अगर कोई भी बुक आपके पास है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें हो, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, तो आप ले सकते हैं, कोई भी बुक लीजिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन, और मेरी पूरी गारंटी है कि पुर्तगालियों से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और इसके पहले दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और मराठा का भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करे होंगे तो आपको पता होगा। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया भी था कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मुगल के और दिल्ली सल्तनत को, तो काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने फीडबैक दिया। तो आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और जैसा भी हो फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।